हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, CSIR ने जून 2026 के लिए रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की दोनों ही रिलीज कर दी गई हैं। आई होप अभी तक आपने अपनी प्रोविजनल आंसर की से मैच कर ली होंगी रिस्पॉन्स शीट को। आपको पता होगा आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप मार्क्स काउंट कर रहे हो आपको सिर्फ करेक्ट आंसर्स के मार्क्स नहीं जोड़ने, आपको नेगेटिव मार्किंग वाले भी काउंट करने हैं। पार्ट सी में कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा अगर, तो -1 जाएगा उसके लिए। पार्ट ए या बी में कुछ गलत हुआ होगा तो -0.5 जाने वाला है, उसको भी आपने कंसीडर करके अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स ऑलरेडी 115 से ऊपर बन रहे हैं इन द जनरल कैटेगरी, तो फिर आप ऑलरेडी सेफ जोन में हैं। अब आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन क्योंकि आप गेट का एग्जाम भी देने वाले होंगे, है ना, फैब में आपका गेट का एग्जाम है, तो फिर आपको भी शांति से नहीं बैठना है। जो सिलेबस आपने किया था वापस से रिवाइज करना है। कुछ चैप्टर्स अगर लीव कर दिए थे तो गेट में तो मैक्सिमम पोर्शन कवर करके जाना ही होता है, वापस से वो चैप्टर्स कवर करना स्टार्ट कर दो। नेट गेट के प्रीवियस क्वेश्चन वापस से एक बार कर लो और लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना, आपका गेट का एग्जाम भी अच्छा होगा। ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स मैच कर लिए और उनको दिख रहा है कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, शायद मेरा एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली बात, प्रोविजनल आंसर की डिले हुई है, इसकी वजह से वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है और नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जस्ट टू शो कि साइकिल हमने ठीक कर दिया है और इसका पेपर टाइम से होगा, तो चांस है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, NTA ले लेगी दिसंबर में पेपर, है ना, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो 1-2 बार एग्जाम दे चुके फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर कर रखा है फिर भी नहीं हो पाता, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको पहले लग रहा था कि ये तो मेरी नोटबुक का क्वेश्चन है, मैंने सही किया था, आंसर की कुछ और कह रही, क्योंकि आपने शायद क्वेश्चन कुछ और पूछा था एग्जामिनर ने, आपने देखा कुछ और समझा कुछ और, है ना। तो ऐसे वाले जो गलतियां कर रहे हैं, जो क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाते, प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते लेकिन नया क्वेश्चन आते ही डर जाते हैं, तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स के लिए इस बार हम फॉर द फर्स्ट टाइम अनाउंस करने वाले हैं रिपीटर्स बैच, जिसमें हम टारगेट ही ऐसे वाले बच्चों को कर रहे हैं जो क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, जिनमें जो नोट्स को पढ़ लेते हैं, नोट्स उनके पूरे टिप्स पे हैं, सब कुछ याद है उनको, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है इन बिटवीन दी लाइन्स तो फिर उनको समझ नहीं आता कौन से वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर ही हम काम करने वाले हैं रिपीटर्स बैच में। जब ये एग्जाम हुआ था हमने एक पोल क्रिएट करी थी जे केमिस्ट्री कम्युनिटी पोस्ट में, वहां पर बच्चों ने कहा कि 80 to 90% पेपर जो है वो जे केमिस्ट्री के नोट से ही आया था, है ना, और बहुत सारी वोटिंग हुई है वहां पर, है ना। लेकिन फिर भी क्या होगा, कुछ बच्चे जिनको लग रहा था कि मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है, हो सकता है उनके मार्क्स अभी कम बन रहे हो, है ना, ये जे केमिस्ट्री वाले बच्चे भी हो सकते हैं, उनको लगा नोट से आया था पेपर, डेफिनेटली नोट से आया था, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कम क्यों बने, क्योंकि आपने गलतियां बहुत सारी कर दी। गलतियां कैसे करी, क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट कुछ और समझा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप शायद पहुंच नहीं पाए वहां तक, या फिर आपको क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा बट पैनिक कर गए आप, आपको डर लग गया 2 क्वेश्चन की बात कि मैं कहीं मैं गलत तो नहीं कर दूंगा, अगर मेरा क्वालिफाई तो कैसे होगा। तो जो भी बच्चे ये नए क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं उनके लिए आएगा रिपीटर्स बैच, जो हम नेक्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये वाला पेपर है, इससे जो बच्चे वापस एग्जाम देंगे या फिर जो फॉर द फर्स्ट टाइम दिसंबर वाला एग्जाम देंगे, नेट में अपेयर करेंगे, उनको इससे क्या सीखना चाहिए, कौन से वाले चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा टर्न चेंज करना है, ठीक है, वो हम बात करने वाले हैं। बैच के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पर ना मैंने चैप्टर वाइज वेटेज लिखी है इस पेपर के हिसाब से। तो अगर हम देखें इनऑर्गेनिक की बात करें तो GIC यानी कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस केमिकल बॉन्डिंग से इस बार 14 मार्क्स का आपको देखने को मिला है टोटल। मैं एक बार इसको ना, एक सेकेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जितने बच्चे नेक्स्ट एग्जाम देंगे आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखो, ये आपको हेल्प करेगा जब आगे लास्ट में अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करोगे तब, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में तो केमिकल बॉन्डिंग प्लस GIC 14 मार्क्स का पूछा गया है। बीच में केमिकल बॉन्डिंग गायब भी हुआ था काइंड ऑफ एग्जाम से, वापस से केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपको इनके ऊपर स्पेशल फोकस करना है। अगर बात करें कोऑर्डिनेशन, एज ऑलवेज वेटेज अच्छी खासी रही है, 18 मार्क्स का आया है। OMC 28 मार्क्स का पूछा गया है। FLO आप देखें 2 मार्क्स का आया है। एसिड बेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बायोऑर्गेनिक 12 मार्क्स की पूछी गई, इजी क्वेश्चंस आए इस बार, ऐसे आप देख सकते हो। बाकी मैंने वेटेज यहाँ पे लिख दिए। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक में जो एक्सपेक्टेड है वो ये रिएजेंट्स ऑब्वियसली बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां से 28 मार्क्स का पूछा गया है। ऐसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बच्चे पढ़ते भी है, 10 मार्क्स का पूछा गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म आना ही है, 16 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये कुछ हाईएस्ट वेटेज कैरी करने वाले चैप्टर्स हैं। फोटो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पूछा गया, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
एक क्वेश्चन देने को था ग्लूकोज वाला, जिसमें ग्लूकोज दिया गया था, स्ट्रक्चर दिया गया था, बट वहां पे भी प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का क्वेश्चन था। बेंजल्डिहाइड देके 1,3-डाइओस को प्रोटेक्ट करवाया गया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व थी, जो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में काउंट किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपकी ऑर्गेनिक की रही है। जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी से भी 6 मार्क्स का देखने को मिला है। बेसिकली जो बेसिक चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी, एरोमेटिसिटी, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन बच्चों को लगता है हम तो मेन बड़े वाले चैप्टर्स टारगेट करेंगे, पहले आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। पेपर का मेन एनालिसिस यही कहता है कि आपके बेसिक्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ज्यादा स्कोर करेंगे आप एग्जाम में, है ना। और आपके बेसिक्स जो हैं, बेसिकली बड़े चैप्टर्स करने के चक्कर में जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके नोट्स में हैं, बट आप उनको पढ़ नहीं पाते हो इन बिटवीन द लाइंस, उनको टारगेट करने के लिए रिपीटर्स बैच आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिक वाले चैप्टर्स में, जो बड़े वाले चैप्टर्स में, वो ईजी हो जाएंगे अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तब, है ना। तो अब आप देख सकते हो ये वाले चैप्टर्स आपको लीव नहीं करने, पढ़ने हैं अच्छे से। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, सारी वेटेज तो क्वांटम केमिस्ट्री लेके 34 मार्क्स का पूछा गया इस बार, है ना। तो जो बच्चे कहते हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, क्या हम क्वांटम लीव कर सकते हैं? कर दो आप चाहो तो क्वांटम केमिस्ट्री लीव कर दो। उसके बदले क्या करना पड़ेगा? उसके बदले आपको बहुत सारे चैप्टर्स फिजिकल करने पड़ेंगे जहां पे आपके मार्क्स 34 तक पहुंचे। फिर आप सरफेस पॉलीमर लीव नहीं कर सकते हो, फिर आप इलेक्ट्रो लीव नहीं कर सकते, सॉलिड स्टेट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तब जाके कहीं 34 मार्क्स के आसपास पहुंचोगे। या तो क्वांटम कर लो टाइम लगा के, अगर नहीं लगा पा रहे फिर बाकी चैप्टर्स आपको कवर करके जाने पड़ेंगे। ऐसे बात करें अगर इनऑर्गेनिक में मेन ब्लॉक एलिमेंट्स 10 मार्क्स का पूछा गया है, मैक्सिमम बच्चे छोड़ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको ये 10 मार्क्स को कंपनसेट करना है। कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से करो, 8 मार्क्स यहाँ से हो गए। ऐसे ही आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लो 2 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। तो बेसिकली अगर आप कोई चैप्टर लीव कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी ये है कि उसके जो मार्क्स हैं उनको कहीं और से कंपनसेट करना है। जैसे इनऑर्गेनिक आपने मैक्सिमम कवर कर लिया, लीव कर दिया, कोई बात नहीं, सोचो कि 10 मार्क्स तो आएगा, कहाँ से निकालें मार्क्स? फॉर एग्जाम्पल आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मुझे पसंद है, मुझे फिजिकल ज्यादा पसंद नहीं, मैं 4-5 चैप्टर करके जा रहा हूं, तो आप सोचो कि आपने मेन ब्लॉक लीव किया हुआ है, यहाँ के 10 मार्क्स आपको यहाँ से निकालने हैं, इस तरह से, है ना। तो इस वाली चीज को लेके जो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है वो भी आपको आने वाले टाइम में चैनल पे देखने को मिलेगी। वहां से आप देख के थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी को वापस से एक बार रिवाइज कर सकते हो, है ना। आगे अगर हम देखें टॉप 5 चैप्टर्स कौन से हर पोर्शन से, सो इनऑर्गेनिक में ओएमसी कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, बायोऑर्गेनिक और मेन ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे कई बार मेन ब्लॉक होता है, कई बार इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, तो बेसिकली आपको दोनों पे फोकस करना है। अगर आप लीव कर रहे हो, इसके मार्क्स हम किसी और चैप्टर से कंपनसेट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करें, अगर रिएजेंट्स हमेशा ज्यादा वेटेज कैरी करेगा ही करेगा, पक्का आएगा ही आएगा, पढ़ना ही है आपने। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ये मैंने वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, हाईएस्ट वेटेज रिएजेंट्स के बाद पेरिसाइक्लिक है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर कार्बोनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिकल की बात करें, क्वांटम अनबीटेबल 34 मार्क्स का आया है, इतना चैप्टर कोई नहीं आया। ठीक है, इसके बाद ग्रुप थ्योरी 10 से 12 नंबर का हर बार आता है, आपको पढ़ना चाहिए। इस बार एग्जामिनर क्या कर रहा है, जो बेसिक चीज है ना वहां पे खेल रहे हैं। बेसिकली ग्रुप थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पॉइंट ग्रुप निकलवाया गया। क्वेश्चन क्या था? ट्राईसाइक्लो, शायद मैं नाम भूल गई। बेसिकली आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया था बाईसाइक्लिक सिस्टम्स का, है ना। आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना था, जो स्ट्रक्चर बनने के बाद जो भी कंपाउंड आएगा आपको उसका क्या करना है, पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो बेसिकली आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी लीव नहीं कर सकते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम नेट में इस बार हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी आईयूपीएसी पूछा गया है। जे केमिस्ट्री वाले बच्चे टेंशन ना लें, आपको जब हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री करवाया जाएगा उसमें आपको मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कराऊंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने आपको। और बाकी ये वाले चैप्टर्स आपके रहने वाले हैं। केमिकल थर्मो कई बार अच्छा पूछते हैं, कई बार इलेक्ट्रो की वेटेज बढ़ जाती है। सो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल थर्मो, केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो ये हमने देखी है चैप्टर्स की वेटेज। अब जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, आपने ये वाले चैप्टर्स तो अच्छे से करके जाने ही हैं। इनमें से कुछ चैप्टर्स आप लीव कर रहे हैं, अगर उसका कंपनसेशन कहीं और से फिर आपने निकालना है ना। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है मैम मैं सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक करके ऑर्गेनिक छोड़ देता हूं, चांसेस ये हैं कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। तो पहले एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कर लो, आपको तीनों चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ना मिक्स होकर भी आ रहे हैं। जैसे ही कई बार क्या होता है, काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन पूछ लिया गया, आधे बच्चे वहीं खत्म, उनका होगा ही नहीं, वो अप्रोच ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे। एक ग्राफ दिखा दो, ग्राफ देखते ही डर जाते हैं। और आज एग्जाम में ग्राफ से पूछ रहे हैं, है ना, चाहे वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो, चाहे वो ऐसे कोई रिलेशन हो, तो उसको आपको देख के डरना नहीं है। और जो ये वाला डर है ना, इस डर के ऊपर ही हम काम करेंगे रिपीटर्स बैच में। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ऐसे वाले स्टूडेंट जिनको पता है कि इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, वापस से पढ़ना स्टार्ट करना है। और क्योंकि हम सिलिकॉन बैच तो ऑलरेडी जून जुलाई में अनाउंस कर चुके हैं, है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो ज्यादा टाइम के लिए पढ़ना था, 1-2 महीने तो वैसे वेस्ट हो गए, मुझे कम से कम 6 महीने तो चाहिए कंटेंट, तो फिर अपने पास इस बार फिक्स वैलिडिटी के कोर्सेज भी हैं। आप चाहे तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स
जैसे भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वाले स्टूडेंट जो सिलिकॉन बैच भी ज्वाइन कर रहे हैं दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, तो भी हम ये मेक श्योर करते हैं हर बार कि जो दिसंबर वाला जो बैच है उसकी वैलिडिटी हम गेट तक बढ़ा दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो नेट देंगे दिसंबर में वो गेट भी देते हैं, है ना। तो आपको जो बैच ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी, जैसे पहले बताया कि जो भी आपका पेपर हुआ है उसका डिटेल्ड सोल्यूशन आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। और जिस पेपर का एनालिसिस में बताया आपको, अगर हम बात करें कट ऑफ की, जब एग्जाम हुआ था तब भी मैंने बोला था कि अगर हम लास्ट वाला पेपर कंपेयर करें तो लास्ट पेपर के कंपैरिजन में ये वाला पेपर कंपैरेटिवली इजियर साइड पे है। तो उसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट, पूरा पेपर देखने के बाद भी मॉडरेट साइड पे, ये हार्ड पेपर नहीं था, है ना। रीजन उसका ये है कि बहुत सारे पहले क्या था एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, मतलब नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि पहले क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे गए। इस बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जाने पहचाने टॉपिक से ही थे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे तो फिर आपको पेपर बहुत ज्यादा फैमिलियर लगा होगा, है ना। तो बात अब ये है कि जो मैंने बोला था कि 1110 अगर आपसे उसके ऊपर कट ऑफ जा सकती है, 1110 के आसपास देखने को मिलेगी। तो अगर आपके मार्क्स 115 से ऊपर है, आप सेफ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कट ऑफ की बात करें अगर जनरल कैटेगरी में JRF, तो मैं बोलूँगी 110 प्लस 1110 मान लेते हैं, प्लस माइनस 3 कर लेना, या प्लस माइनस 3 या 4, 3 या 4 तो नहीं, 4 तो नहीं जाएगा, 114 तो नहीं जाएगी पक्का, प्लस माइनस 2 या 3 कर लो, ठीक है। इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं अगर, तो फिर पढ़ने की जरूरत है ना। अगर हो जाता है JRF, गेट में काम आ जाएगी पढ़ाई आपकी। अगर नहीं होता है तो आप पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी। जिनके मार्क्स इससे कम बन रहे हैं, आपको जितना जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। एक और चीज़ है, कट ऑफ सिर्फ पेपर का लेवल डिसाइड नहीं करता है, बेसिकली नंबर ऑफ सीट्स कितनी है JRF की वो भी डिसाइड करता है। तो अगर पेपर का लेवल, सीट जितनी लास्ट टाइम उतनी रहती हैं अगर, तो इस सारी कट ऑफ में डेफिनेटली आपका JRF हो जाएगा। और अगर सीट्स कम हो जाती हैं, है ना, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अगर सीट्स कम हो जाती हैं फिर तो कट ऑफ बढ़ेगी, अगर सीट्स बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ नीचे भी जा सकते हैं, 115 100 तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, बच्चे से डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। आपने बहुत मेहनत करके आप कुछ मार्क्स लेकर, फॉर एग्जाम्पल आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं, है ना, तो आप ऑलरेडी 0 से 60 तक आ चुके हो। अब गिव अप करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपने बीच में 1 या 2 साल का गैप ले लिया और बाद में आप दे देता हूँ JRF, कुछ नहीं हो जाए, 60 है ना वापस 0 हो जाएंगे। तो जितने ही मार्क्स आपके बन रहे हैं वो 0 से वहां तक आप आ गए हो, आपको आगे ही बढ़ना है ना, पीछे नहीं जाना। इसलिए बीच में टाइम गैप मत आने दो। अगर आप साइंस के बच्चे हो और बीच में कुछ टाइम नहीं पढ़ोगे, चीज़ें गायब होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको अपने फंडामेंटल्स पे काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, वापस से पढ़ने बैठ जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।